हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम हुआ आदित्य और मैं आप लोगों को आज की क्लास में करवाने वाला हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाबू अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। और आज के क्लास में आप सभी को इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूँ। तो बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैंने चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न उत्तर करवा दिया था, आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो आपका स्मरणीय बिंदु है इसको सबको पढ़ना है बाबू, बहुत बेहतरीन सी लाइन है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। आइए बाबू, जिज्ञासा बनाए रखिए। अब प्रश्न उत्तर है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कोशिका के विभिन्न भागों के नाम निम्नलिखित है। इन्हें निम्नलिखित आरेख में उपर्युक्त स्थानों पर लिखना है। जैसे केंद्रक हो गया, कोशिका का भाग है, कोशिका द्रव, हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रकाव। बच्चों इस सब को आपको लिखना है। जो कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है उसको यहाँ पर लिखना है बाबू। तीनों कोशिका में समान पाया जाता है उसको यहाँ लिखना है। केवल जीवाणु कोशिका में पाया जाता है उसको लिखना है। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है उसको लिखना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को लिखाते हैं यहाँ पर क्या, जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है वो है कोशिका भित्ति, जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है ना। यहाँ पर हरित लवक और बड़ी केंद्रीय रिक्तिका। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा प्यारे बच्चों। आइए इसी प्रकार केवल जीवाणु कोशिका में पाई जाती है वो है केंद्रकाव, है ना। उसके बाद सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव, राइबोसोम, और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा प्लाज्मिड। ओके, आई होप कि समझे होंगे। अब तीनों कोशिका में जो पाए जाते हैं वो जंतु, पादप और जीवाणु में वो कोशिका आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपका क्लियर होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा कहता है आनंदी ने 2 परख नली ली और उन्हें क से चिन्हित कर देता है। क्या करता है, 2 परख नली लेता है, एगो परख नली में क इस प्रकार से लेता है, इसको क से और इसको ख से चिन्हित कर देता है भैया। उसके बाद क्या करता है, उसने प्रत्येक परख नली में 2 चम्मच चीनी की घोल डाला, मतलब चीनी और पानी को मिलाया और उसका घोल को डाल देता है, दोनों का घोल, है ना। प्रखनली ख में उसने 1 चम्मच खमीर यानी ईस्ट डालता है। इसके पश्चात उसने प्रत्येक प्रखनली के मुंह पर 2 कम फूले हुए गुब्बारा लगाता है, ये भी गुब्बारा और ये भी गुब्बारा लगाता है। ठीक है, उसने इस व्यवस्थापन को धूप से दूर गर्म स्थान पर रखा। उस क्या क्या धूप से दूर गर्म स्थान पर रखता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3-4 घंटे के पश्चात क्या होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद और क्या कहता है कि उसने देखा कि प्रखंडी खो में जुड़ा गुब्बारा फूला हुआ था। इससे संभावित स्पष्टीकरण क्या हो सकता है। तो बाबू इससे संबंधित जो स्पष्टीकरण है बाबू वो क्या होगा। पहला विकल्प इसका क्या है, प्रखंडी खो में पानी वाष्पित हो गया और गुब्बारे में जलवाष्प भर गई। नहीं सर, ये तो नहीं होगा, है ना। आगे आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, इसका अगला विकल्प यहाँ पर आप लोगों का क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस देखिएगा दूसरा है गर्म वातावरण में प्रखंडी खुआ के भीतर हवा को फैला दिया जिसने गुब्बारा फूल गया। नहीं सर, ये भी नहीं होगा। तीसरा, ईस्ट ने प्रखंडी खुआ के भीतर एक गैस उत्पन्न की जिससे गुब्बारा फूल गया। बिल्कुल यही सही है आपका। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ग नंबर, ये आपका सही हो जाएगा। समझ गए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आइए दूसरा कहता है आनंदी ने एक और प्रखनली ली जो चूने के पानी के 1/4 भरी थी। मतलब ये एक प्रखनली लेता है जो चूने के पानी से मतलब यहाँ पर आपका ये मान लीजिए 1 2 3 4 भाग है, इसमें एक भाग पूरा भरा हुआ था, 1/4 भरा हुआ था। ठीक है बच्चों, 1/4 भरा था। उसने प्रखनली खो के गुब्बारे को इस तरह निकाला कि गुब्बारे में भरी हुई गैस बाहर ना निकले। उसने गुब्बारे को चूने के पानी वाली प्रखनली से जोड़ा और उसे अच्छी तरह हिलाया। आपके विचार से वह क्या जानना चाहती है, तो वह क्या जानना चाहती है बताइए। तो वो यही जानना चाहती है कि उत्पन्न गैस CO2 है या नहीं है। ठीक है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो आपको पता होगा कि CO2 उपस्थित है ना। चलिए, तो हम आप लोग को उत्तर में किस प्रकार लिखना है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। बच्चों लिखिएगा आप लोग उत्तर में क्या, वह यह जांचना चाहती है कि उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है या नहीं है। यदि चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो यह CO2 की उपस्थिति की पुष्टि करता है, क्योंकि CO2 जो है चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन का भी उत्तर यहाँ पर आप लोग लिखने के योग्य बन गए होंगे। आइए बच्चों तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों का कहता है एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल की बुआई कर रहा था। मतलब किसान जो है ना खेत में क्या करता है, गेहूं का फसल को बोता है। उसने फसल की अच्छी उपज पाने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक डाला। पड़ोस के खेत में एक और किसान सेम की फसल उगा रहा था। सेम आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, परंतु उसने स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए
में नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक को नहीं डाला? क्या आप इसके कारणों पर विचार कर सकते हैं कि दोनों किसान में क्या अंतर है भाई, वो दोनों ऐसा काम क्यों किया, ये वो डाला ये वो नहीं डालता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो बच्चों आइए हम यहाँ पर पहले आपको बताते हैं। इस प्रकार से क्या करता है, बीज को बोता है। सेम जो होता है बाबू वो फलीदार फसल है, ठीक है, जो अभी अपनी जड़ी के गांठों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। ये बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं, जिससे नाइट्रोजन को प्राकृतिक स्रोत प्राप्त होता है। इसलिए दूसरे किसान को नाइट्रोजन युक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समझ गए बाबू क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं डाला बच्चों? क्योंकि सेम क्या है जी, फलीदार फसल है, और फलीदार फसल जो भी होता है वो क्या करता है, उसकी जड़ की गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना, उसके साथ सहजीवी संबंध बनता है। आप लोग इसमें 7th क्लास में टिप में पढ़े होंगे सहजीवी संबंध के बारे में। ये बैक्टीरिया वायुमंडल को क्या करता है, नाइट्रोजन की मिश्रण में स्थिर कर देता है, जिसके लिए जो दूसर का किसान है वो नाइट्रोजन युक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ा, इसलिए वो नहीं डाला। आइए होप कि प्यारे बच्चों आप लोग समझे होंगे। आइए चौथा प्रश्न आपका कहता है प्यारे बच्चों क्या, कि सनेहल, यहाँ पर क्या है जी, सनेहल ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे क और ख खोदे। गड्ढा क में उसने फलों और सब्जियों के छिलके डाला, ठीक है, छिलके डालती है, उन्हें सूखे पत्तियों के साथ मिला दिया। गड्ढा क में उसने उसी तरह कचरे को सूखे पत्तों के साथ मिलाए बिना डाल दिया, ठीक है, मतलब बिना कचरा जो है ना, सूखा पत्ता बिना मिलाए वो क्या करती है, डाल देती है, ठीक है। उसने दोनों गड्ढों में मिट्टी से क्या क्या ढक दिया। 3 सप्ताह बाद देखा वह क्या जांचने का प्रयास कर रही है। तो क्या जांचने का प्रयास कर रही है प्यारे बच्चों? तो आप लोग बोलिएगा सर वह जांचने का प्रयास यही कर रही है कि वह खाद बनाने का प्रभावशीलता परीक्षण करने का प्रयास कर रही है, यानी कि पीट ए में ये हरे कचरे, फल सब्जी के छिलके और सूखे पत्तों का मिश्रण अपघटन के लिए आवश्यक सही कार्बन नाइट्रोजन संतुलन प्रदान करता है या नहीं, ठीक है। फिर बी में, गड्ढा बी में यह संतुलन नहीं है और इसका अपघटन धीमी गति से होगा तथा इसमें दुर्गंध भी आ सकती है। यह प्रयोग दर्शाता है कि सूक्ष्मजीव जैसे अपघटनकारी कारक तब बेहतर कार्य करते हैं जब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से भरपूर पदार्थ मौजूद हो, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। आइए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों की पहचान करें। मैं प्रत्येक प्रकार के वातावरण में आपकी आंत में रहता हूं। तो ऐसा सूक्ष्म जीव कौन सा होगा प्यारे बच्चों? आप लोग अनुमान लगाइए। जी बिल्कुल प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका वैसा सूक्ष्म जीव जो होगा वो जीवाणु हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जीवाणु हो जाएगा सर जी। क्या हुआ? जीवाणु। थोड़ा सा हम अपना पेन को पतला कर लेते हैं। हाँ आइए, मैं पाव रोटी और केक को मुलायम और फुला हुआ बनाता हूँ। जी बिल्कुल, आप ये जो हम लोग का जो सूक्ष्म जीव होगा वो इष्ट नामक कवक होगा, ठीक है। अगला है, मैं दलहनी पौधे यानी फलीदार फसलों की जड़ों में रहता हूँ और उनकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता हूँ, यानी राइजोबियम नामक जीवाणु, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा होगा? राइजोबियम नामक जीवाणु, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ऐसे मैं यहाँ पर आपको लिखवा भी देता हूँ तीनों चीज़, ठीक है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। आई होप कि क्लियर होगा बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मज़ा तो आएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को भी बताते जाना है। यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आइए पढ़िए, डेली फ्री में शाम में 6 बजे से क्लास होती है। यह जांचने के लिए एक प्रयोग अभिकल्पित कीजिए। सूक्ष्म जीवों को अपनी वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान, वायु और नमी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन के उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा? आइए लिखिएगा प्यारे बच्चों आप लोग। ब्रेड के 3 स्लाइड्स लिए। भाग ए में गर्म नम वातावरण सिंक के पास, और भाग बी में शुष्क वातावरण, खंड सी में ठंडा वातावरण जो कि रेफ्रिजरेटर। इस प्रकार से 3 दिन बाद आपको अवलोकन करना कि स्लाइड्स ए में सबसे अधिक सूक्ष्मजीव फफूंद की वृद्धि होगी। निष्कर्ष ये होगा कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि सबसे अधिक तब होती है जब तापमान, नमी और हवा अनुकूलित परिस्थितियों में होता है। समझ गए ना? लिख लीजिएगा। हाँ सर जी लिख लेंगे। अगला प्रश्न बताएं। हाँ सर बताइए। 7वां नंबर प्रश्न कहता है ब्रेड के 2 स्लाइस लीजिए। एक स्लाइस के सिंक के पास एक प्लेट में रखिए, दूसरे स्लाइस को रेफ्रिजरेटर में रखिए। 3 दिन पश्चात दोनों स्लाइस की तुलना करके अपने अवलोकन के आधार पर आपको लिखना होगा। तो लिखिएगा। चलिए तैयार है लिखने के लिए? हाँ सर तैयार है। तो उत्तर लिखिएगा बाबू कि सिंक के पास रखी ब्रेड की स्लाइस पर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो क्या होगा? फफूंद यानी मोल्ड लग जाएंगे, फफूंदार आ जाएगा। फ्रिज में रखी हुए स्लाइस में तो वृद्धि नहीं होगी या फिर वृद्धि धीमी होगी, ठीक है बच्चों। कारण क्या है कि सिंक के पास गर्म और नम परिस्थितियां सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देती है, जबकि रेफ्रिजरेटर में ठंडा तापमान इसे रोकता है। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे। लिख लिए तो जल्दी से दिल बनाकर नीचे कमेंट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, अगला प्रश्न भी बताइए। हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है अगले प्रश्न का उत्तर आप कब बताइएगा? अरे बुआ अभी बताएंगे, जरा रुको, धीमी आओ बाबू, है ना। चलिए स्पीड में नहीं, धीरे धीरे सीखना है हम लोगों को, धीरे धीरे सीखेंगे बाबू। अच्छा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है।
आ जाइए आदि बुआ देखिएगा, जरा सा गौर कीजिएगा। 8 में है, एक विद्यार्थी अवलोकन करता है कि जब दही को एक दिन के लिए बाहर रखा जाता है तो वो आदि खट्टा हो जाता है। इस अवलोकन के दो संभावित स्पष्टीकरण क्या हो सकते हैं? तो बाबू आप लोग बोलिएगा क्या? चलिए बोलना है बाबू, लिखना है उत्तर में कि सूक्ष्मजीव यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, लगातार बढ़ते और गुना होते रहते हैं, जिससे अधिक लैक्टिक एसिड उत्पन्न रहता है, जो दही को और अधिक क्या करता है? खट्टा बना देता है। आई होप कि समझेंगे। तापमान बढ़ने से बैक्टीरिया की गतिविधि तेज हो जाती है, जिससे एसिड का उत्पादन और खट्टापन बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? लिख लिए, नोट हो गया तो बोल देंगे हाँ सर हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 9th नंबर, 9वां प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का प्यारे बच्चों। क्या देखिए, जरा सा देखिए क्वेश्चन है, चित्र 2.15 को यहाँ पर आपको देखना है। इसमें भाई चूने का पानी है, इसमें चीनी का गुनगुना यानी घोल प्लस में ईस्ट डाला हुआ है। यहाँ पर दोनों कनेक्ट भी किया गया है। व्यवस्थापन का अवलोकन दीजिए। यहाँ पर फ्लास्क क में चीनी के घोल का क्या होता है? फ्लास्क क में आपको बताना है कि चीनी के घोल का क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या बताइएगा? बोलिए सर। आप बताइएगा कि खमीर जो है सर, गर्म घोल में चीनी का किण्वन करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी और मात्रा में अल्कोहल उत्पन्न करती है। ये आपको फर्स्ट के उत्तर में लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बढ़िया तरीका से लिख लीजिएगा। बोल दीजिए हाँ सर, लिख लेंगे। चलिए तो फिर हम भी बिना टेंशन के आगे बताएंगे। चलिए जी, अरे हमको काहे टेंशन, आप लोग तो लिखे लीजिएगा, आप लोग बड़ा होशियार भी बच्चे हैं। आइए अगला प्रश्न है बाबू आप लोगों का, 4 घंटे पश्चात आप प्रश्नाली ख में क्या देखते हैं? आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ बाबू? तो बोलिएगा सर, हम प्रश्नाली ख में जो है ना, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लास्क ए में उत्पन्न CO2 डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से फ्लास्क बी में जाते हैं और चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की पुष्टि होती है। आई होप कि सर हम समझे। और आगे बच्चों है ना, आप लोग समझ गए ना जी? अरे हाँ सर समझ गए। चलिए आगे बताइए। तीसरा प्रश्न है, लगता है हमको लास्ट प्रश्न है। कहता है यदि फ्लास्क क में ईस्ट ना डाला जाए तो क्या होगा सर? अरे जब नहीं डालेंगे तो क्या होगा? किण्वन नहीं होगा। जब नहीं डालेंगे ना सर तो किण्वने नहीं होगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होगी। परिणाम स्वरूप टेस्ट ट्यूब बी के पानी साफ रहेगा। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा। इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर नंबर 2 के जो भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीका से जाना। बाकी इस चैप्टर को पढ़ना चाहते तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों का 100+ कमेंट होगा तो हम जरूर इस चैप्टर को बढ़िया से आप लोगों को लेक्चर देकर बढ़िया से समझाएंगे। आप लोग का अगर 100+ कमेंट एक वीक के अंदर आता है तब, ठीक है, एक वीक नहीं, एक मंथ दे देते हैं। चलिए एक मंथ के अंदर आप लोग करते हैं तो जरूर पढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक करने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।